ऐसा हुआ तो अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत को न सिर्फ बचा पाएगा बल्कि फिर से वो नाटो के जरिए पूरी दुनिया पर एक तरह से राज भी करेगा। क्योंकि पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए नाटो को बनाया था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी इस सैन्य संगठन को खत्म नहीं किया गया, बल्कि रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों ने इसका विस्तार किया। यही नहीं, रूस पर नकेल कसने के लिए पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे यूरोपीय देशों को नाटो में जगह तक दे दी गई। इसके बाद यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की जिद ठान ली, जो रूस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता तो इस सैन्य गठबंधन की सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती, जो जंग शुरू होने की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों को यूरोपीय देशों से करोड़ों डॉलर के हथियारों का ऑर्डर मिलना तय है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन इस युद्ध से आने वाले कई दशकों तक यूरोपीय देशों में रूस को लेकर एक भय हमेशा बना रहेगा। डोनेट्स्क इलाके में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर खलबली मचा दी। रूस ने दावा किया कि उसने एक दिन पहले यूक्रेन के हवाई हमले का बदला चुका लिया और यूक्रेन के सीने पर एक साथ कई जख्म दिए। सामने आई वीडियो में रूसी एयरक्राफ्ट यूक्रेन की जंगी गाड़ियों के ऊपर मंडराते दिखे। मौका मिलते ही उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके निशाने पर थी यूक्रेन की फौज। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। बदले की आग में झुलसता रूस यही नहीं रुका, उसने हवा से खौफ बरसाने की इस कार्रवाई को एक कदम और बढ़ाते हुए यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोप विवाद में घिरी अपनी खिलाड़ी का सम्मान किया। उन्होंने 16 साल की इस रूसी खिलाड़ी पर ड्रग्स लेने के आरोप पर सवाल उठाए, जो डोप विवाद की वजह से बीजिंग में इसी साल फरवरी में हुए विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई थी। पुतिन ने साफ किया कि फिगर स्केटिंग में कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स की मदद से अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकता। Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь. असल में विंटर ओलंपिक्स में कमिवो वालीइवा टीम इवेंट में गोल्ड जीत चुकी थी, लेकिन इस जीत के अगले ही दिन पिछले साल दिसंबर में हुए उनके डोप टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, जिसमें उनके पॉजिटिव मिलने का दावा किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल सेरेमनी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के नए गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए रूस ने खास तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने अब अपने लोगों के लिए राजनयिक पासपोर्ट बनवाने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पासपोर्ट जिसका इस्तेमाल करने में कई देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और खबर है कि रूस का विदेश मंत्रालय इस तरह के करीब 2.25 लाख पासपोर्ट छपवाने का आदेश जारी कर चुका है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी विदेश मंत्रालय में करीब 15,000 कर्मचारी हैं और उनमें भी सिर्फ 3 में 1 कर्मचारी को ही राजनयिक पासपोर्ट जारी हो सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई कि पुतिन की अपने लोगों को किन देशों में भेजने की योजना है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कानून के तहत वहां की खुफिया एजेंसी एफएसबी के कर्मचारियों को राजनयिक पासपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब उन्हें किसी खास मिशन को अंजाम देने के लिए दूसरे देश जाना हो। पुतिन ने यूक्रेन को काला सागर में रूस की ताकत से सावधान किया, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से खतरनाक डॉल्फिन काला सागर में तैनात किए जाने की खबर है, जिसकी जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से सामने आई। ऐसी तस्वीरों के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दावा किया है कि काला सागर में अब रूस की फौज की डॉल्फिन तैनात है। काला सागर में क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। क्राइमिया से दक्षिणी यूक्रेन का तट लगता है, जो रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम है। दिखती तो आम डॉल्फिन जैसी ही है, लेकिन होती बेहद खतरनाक है। दावा यह है कि रूस की सेना के लिए काम करने वाली इन डॉल्फिन का सबसे पहला काम होगा दुश्मन की जासूसी करना। अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरें जारी कर इसका दावा किया है। ये ऐसी डॉल्फिन है जिन पर वहां की फौज ने वाटरप्रूफ कैमरा बांधा हुआ था। ऐसा कैमरा जिसमें समुद्र में होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके। यूक्रेन के लिए खतरा केवल ये डॉल्फिन नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का दावा तो ये है कि काला सागर में रूस की 20 से ज्यादा सबमरीन है और जहाजों का ऐसा जाल है कि वहां रूस की ताकत को कम करके आंकना बहुत बड़ी गलती साबित होगी।
खास तौर पर ब्रिटेन ने ये चेतावनी तब दी जब एक दिन पहले ही यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद ही दावा किया जाने लगा कि काला सागर में रूस की ताकत कम हुई है। स्नेक आइलैंड को रूस के समुद्र में कम होते दबदबे का सबूत माना जा रहा था। हालांकि रूस की नौसेना ने मॉस्को के डूबने के बाद से ही अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। खबर है कि जिस जगह पर मॉस्को डूबा उसके पास तो रूस की नौसेना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जहाज का मलबा ढूंढने के लिए चला रही है। और खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर केवल हथियारों से नहीं बल्कि साइबर हमला भी किया, यानी रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। पहले भी खबर आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन की कुछ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट हैक की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिपोर्ट रिलीज की उसमें भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जनता की सोच बदलने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए फैलाई जाती है अफवाहें या यूं कहे कि फेक न्यूज, जिसका सबसे अहम जरिया होते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया। और ये बताया कि कैसे यूक्रेन को हाइब्रिड वॉर में झोंक दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, ये दावा भी किया गया है कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र किया गया और बताया यह गया कि कैसे उस दिन एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन का संचार व्यवस्था को चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी थी और आर्मी से इनका सीधा संबंध था। कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन को मानसिक तौर पर कंगाल करने की थी, जिसके लिए उसके एजेंट कई सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में वो ज्यादा एक्टिव हो गए। यही नहीं, दावा किया गया कि 24 फरवरी के बाद रूस के एजेंट सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने युद्ध शुरू होने के तीसरे हफ्ते में ही उन्होंने न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी डेटा चुरा लिया। हैरानी की बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ साइबर अटैक नाटो देशों पर भी हुए, यानी यूक्रेन ने हाइब्रिड वॉर में नाटो देशों को भी नहीं बख्शा। इस बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा ये किया है कि रूस की मिसाइलों में उनके देश में बनी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किया और ये बताया कि यूक्रेन में रूस जिन क्रूज मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है उसमें ब्रिटेन में डेवलप की गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन जेड नाम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की क्रूज मिसाइलों में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड लगाए गए हैं वो ब्रिटेन में बनाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन से जंग में रूस के खिलाफ खड़ा ब्रिटेन अब तक दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन को तबाह कर देने वाली रूसी मिसाइलों को ब्रिटेन से ताकत मिल रही है? रिपोर्ट की माने तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तकनीक को किसी और के जरिए रूस तक पहुंचाया जा रहा है।